नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू जो है आपने देखा होगा पिछले काफ़ी दशकों से एक घातक समस्या बनी हुई है पूरे विश्व के लिए। इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले इसकी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो भारत देश में सबसे पहला जो डेंगू का केस है वह 1956 में तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया। उसके बाद 1963 में कोलकाता वेस्ट बंगाल में कोलकाता सिटी है, वहां पे इसका आउटब्रेक देखा गया 1963 में। आउटब्रेक का मतलब है बड़े पैमाने में काफी सारे लोगों में कुछ समय के दौरान काफी सारे पेशेंट्स इसके देखे गए। फिर उसके बाद 1996 में देश में काफी सारे स्टेट्स में डेंगू के बहुत सारे केसेस हुए और उसमें काफी सारी मृत्यु भी हुई। उसके बाद 2003 और 2006 में भी इसी तरह से बहुत सारे स्टेट्स में देश में काफी सारी जगह पे आउटब्रेक्स देखे गए। पिछले 2 दशकों से इसकी परिस्थिति कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रखी है, क्योंकि तेजी से जो शहरीकरण हो रहा है, इंसानों की संख्या बढ़ रही है और जो इंसानों के द्वारा जो वेस्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो गंदगी पैदा की जाती है, उसकी वजह से काफी सारी जगह ऐसी हो जाती है कि बारिश में उन जगहों में पानी भर जाता है, उन चीजों में पानी भर जाता है। जैसे कि वेस्ट टायर्स हो गए, वेस्ट प्लास्टिक के डब्बे हो गए, या फिर छोटे छोटे ग्लास हो गए। यह सब चीजों में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और इन पानी में कुछ मच्छर हैं जो अपने अंडे देते हैं और इन मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ती है। और ये जो वायरस है डेंगू वायरस, ये इन्हीं मच्छर के अंदर पहले इन्फेक्शन करता है, मच्छर में उनकी संख्या बढ़ती है और फिर यह मच्छर जब इंसानों को काटते हैं तो वह वायरस मच्छरों के द्वारा इंसानों में प्रवेश करते हैं और इंसान में डेंगू फैलाते हैं। तो इस प्रकार से तेजी से बढ़ती हुई इंसानों की संख्या और तेजी से जो शहरीकरण हो रहा है और जो वेस्ट का जो सही से मैनेजमेंट नहीं होता, और इस वजह से बारिश के दौरान पानी बढ़ता है, पानी में मच्छर अंडे देते हैं, मच्छरों की संख्या बढ़ती है और मच्छरों में ये वायरस बढ़ता है। तो इस प्रकार से इसी वजह से पिछले काफी सारे दशकों के दौरान पूरी दुनिया के लिए यह एक घातक समस्या बनी हुई है। चौथा हम देखेंगे कि ये जो मच्छर है जब इंसान को काटते हैं तो इंसान में यह वायरस किस प्रकार से बीमारी करता है, वह इंसानों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उन पेशेंट्स को ठीक कैसे किया जाता है, यानी कि डेंगू वाले पेशेंट्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले वायरस को समझते हैं। डेंगू एक वायरस की वजह से होता है। यह वायरस का नाम है डेंगू वायरस। इसकी 4 स्ट्रेन पाई जाती है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। हमारे देश में ज्यादातर डेंगू 1 और डेंगू 2 स्ट्रेन पाई जाती है। इस वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक सिंगल आरएनए स्ट्रेन होती है, 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं और 7 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। ये जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है उन्हीं को हम लेबोरेटरी में टेस्ट के दौरान डिटेक्ट करते हैं, जो डायग्नोस्टिक के लिए इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। डेंगू करने वाला यह जो वायरस है यह अर्बोवायरल डिसीज है। अर्बोवायरल डिसीज का मतलब होता है कि यह डिसीज करने वाला जो वायरस है वह मच्छर जैसे जंतुओं के द्वारा फैलता है, इसलिए इसको अर्बोवायरल डिसीज कहा जाता है। यह जो वायरस है उसकी जो फैमिली है वो है फ्लेवी वायरस फैमिली से यह वायरस बिलोंग करता है। तो कोई भी फैलने वाली जो बीमारी होती है वह बीमारी में 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एजेंट मतलब वह कौन घटक है जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। तो हमारे डेंगू वाले जो केस है इनमें डेंगू वायरस जो है वह एजेंट है। दूसरा जो घटक है वह है होस्ट का मतलब होता है कि यह वायरस किन चीजों में फैलता है या स्टोर होता है। तो इंसान और वायरसों में यह वायरस फैलता है और उनमें यह वायरस स्टोर होता है और फिर वहीं से दूसरे लोगों में या फिर आगे फैलता है। तीसरा जो फैक्टर होता है एनवायरनमेंट का मतलब है कि यह जो एजेंट, जो इस केस में डेंगू वायरस है, और होस्ट इस केस में मनुष्य और मच्छर है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और किस प्रकार से एजेंट जो है वो होस्ट में और होस्ट फिर दूसरे लोगों में किस प्रकार से बीमारी फैलाते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण घटक है वह है एनवायरनमेंट। तो 3 चीजें हुई बीमारी फैलने में, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। डेंगू वायरस जो फैलता है वह मच्छरों की वजह से फैलता है। तो मच्छर जो है वह महत्वपूर्ण कड़ी है जिसकी वजह से ये वायरस इंसानों में बहुत तेजी से और काफी बड़े पैमाने में फैलते हैं। तो जिन मच्छरों से ये फैलता है वह मच्छर होते हैं एडिस इजिप्टी। ये मच्छर का टाइप है। इनमें खास करके जो फीमेल मच्छर है, मादा एडिस इजिप्टी मच्छर, जो यह बीमारी फैलाते हैं। नर एडिस इजिप्टी मच्छर है वह इंसानों को नहीं काटते। मादा एडिस इजिप्टी मच्छर जो है वह जब अंडे देने का समय होता है उस वक्त इंसानों का खून चूसने के लिए उनको काटती है। जिस व्यक्ति को डेंगू फीवर बीमारी है उस व्यक्ति को जब ये मच्छर काटता है तो वह वायरस इन मच्छर में आता है और मच्छर में 7 से 10 दिनों के दौरान वह वायरस मच्छर में फैलता है, मच्छर को इन्फेक्ट करता है और फिर जब यह मच्छर दूसरे आदमी को काटता है तो इस मच्छर से दूसरे व्यक्ति में यह वायरस प्रवेशता है और उस व्यक्ति में डेंगू फीवर बीमारी करता है। यह जो एडिस इजिप्टी मच्छर है उसकी जो साइज है वह होती है 5 से 7
मिलीमीटर। ये जो मच्छर है उनके पैरों के हिस्सों पे और छाती के हिस्सों पर सफेद टमके दिखाई देते हैं। यह मच्छर जनरली दिन दौरान काटते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नर जो मच्छर होते हैं वह नहीं काटते, और मादा मच्छर होते हैं जब उनका अंडे देने का वक्त होता है उस वक्त मादा एडिस इजिप्टी मच्छर इंसानों को काटती है, और उसी वजह से यह बीमारी इंसानों में फैलती है। तो तेजी से जो इंसानों की संख्या दुनिया में बढ़ रही है और जो तेजी से शहरीकरण हो रहा है उस वजह से काफ़ी सारी इंसानों की जो गतिविधियां हैं उनमें काफ़ी सारे काफ़ी सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। उन जो गंदगी है या फिर पानी भरने की जगह हो जाती है, उसकी वजह से ये जो मच्छर है वो पानी में अपने अंडे देते हैं और उन मच्छरों की संख्या बढ़ती है। तो इस प्रकार मच्छरों की संख्या बढ़ रही है तो साथ साथ वायरसों की भी संख्या बढ़ रही है। मच्छर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो उनके साथ ये वायरस भी पलायन करता है, और जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उन व्यक्ति में यह वायरस प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार मच्छरों की वजह से यह जो वायरस है वो इंसानों में तेजी से फैलता है। और बारिश के मौसम में जब बहुत सारी जगह पे पानी अवेलेबल होता है तो इसी वजह से ये जो मच्छर है उनके लिए एक अच्छी कंडीशन पैदा हो जाती है ज़्यादा अंडे देने की, और इस वजह से मच्छरों की संख्या बारिश के दौरान बढ़ती है, और इसी वजह से बारिश के दौरान डेंगू के केसेस देखे जाते हैं। सामान्यतः जुलाई महीने से लेकर नवंबर महीने के दौरान डेंगू के केसेस पाए जाते हैं, क्योंकि उस दौरान तक काफ़ी सारी बारिश हो चुकी होती है और काफ़ी सारे मच्छर अंडे दे चुके होते हैं, और इस वजह से मच्छरों की संख्या बढ़ती है और उन मच्छरों में ये वायरस की संख्या भी बढ़ती है। जो मच्छर की जो लाइफ साइकिल है उसमें कैसा है कि यह मच्छर जब अंडे देते हैं तो 7 दिन तक उनके अंडे परिपक्व रूप में होकर फिर मच्छर बन के बाहर आते हैं। फिर ये जो मच्छर है एडल्ट मच्छर, जो पुख्त मच्छर है, उनकी जो लाइफ होती है वह है 2 हफ्तों से 4 हफ्तों तक। बारिश जैसा मौसम होता है उन दौरान ये मच्छर ज्यादा लंबे टाइम तक जीवित रह सकते हैं। जो बड़े शहर है उनमें ये मच्छर होने के चांसेस ज्यादा है, वहां मच्छर ज्यादा होते हैं, पर ये मच्छर अब गांव और छोटे शहरों तक भी फैल गए हैं। इसकी वजह है कि जो यातायात के साधन बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से ये मच्छर एक जगह से दूसरी जगह पे फैलते हैं। शुरू में ये मच्छर अफ्रीका में पाए जाते थे, फिर इंसानों की तरह तरह की गतिविधियों की वजह से अफ्रीका से विश्व के सभी देशों में आज ये मच्छर पाए जाते हैं, सिर्फ यूरोप को छोड़कर। यूरोप में अभी ये मच्छर नहीं पाए जाते, बाकी विश्व के सभी जगह पे एडिस इजिप्टी मच्छर पाए जाते हैं। इसी वजह से डेंगू के जो केसेस हैं दुनिया में सभी जगह पे, यूरोप को छोड़कर सभी जगह पे डेंगू फीवर ये बीमारी होती है, और ये एक घातक समस्या बनी हुई है। तो कुल मिलाकर जब कोई व्यक्ति को डेंगू फीवर है, उसके ब्लड में जब ये वायरस प्रेजेंट है, उस वक्त अगर कोई मादा एडिस इजिप्टी मच्छर उस व्यक्ति को काटती है तो उसके ब्लड में से यह वायरस मच्छर में आता है, और मच्छर में 7 से 10 दिन के दौरान यह वायरस फैलता है और उसकी जो लाड़ है वहां पे इकट्ठा हो जाता है। जब यह मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उसकी लाड़ के द्वारा यह वायरस उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, और उस व्यक्ति में कुछ दिनों में यह वायरस एक बीमारी का रूप ले लेता है। अब हम जानेंगे कि इस बीमारी में व्यक्ति में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। ज्यादातर सभी लोगों में बुखार आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मसल में दर्द होना, यह चीजें पाई जाती है। जब ये बीमारी एक एडवांस स्टेज पे जाती है तो कुछ लोगों में अपने आप शरीर में से काफी सारी जगहों से खून निकलने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि नाक से खून आना, मुंह से खून आना, आंतों में खून आना, जिसकी वजह से लेटरिन काली होती है, या फिर लेटरिन में भी खून आ सकता है, पेशाब में खून आ सकता है। चमड़ी के नीचे के हिस्सों में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो है, छोटी छोटी रुधिर वाहिका है, वह डैमेज हो जाने की वजह से छोटे छोटे दाने से छोटे छोटे लाल और पर्पल रंग के पैचेस दिखाई देते हैं, जो वहाँ पे जो खून इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से ये दिखाई देता है। तो यह सारी लाक्षणिकताएं पाई जाती है। डेंगू फीवर बीमारी इंसान में कितनी फैलेगी, या फिर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, या फिर किस प्रकार से बीमार करेगी, वह 3 चीजों पर डिपेंडेंट है। पहला है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी स्टेटस। इम्यूनिटी स्टेटस का मतलब है अगर व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी अच्छी है तो यह बीमारी ज्यादा नहीं फैलती, और कुछ सीमित लक्षणों में यह बीमारी सीमित होकर अपने आप ठीक हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कम है और उसकी वजह से उस व्यक्ति में ज्यादा घातक रूप देखा जा सकता है। दूसरा जो फैक्टर है कि अगर ये जो वायरस है उसकी स्ट्रेन कौन सी है, अगर स्ट्रेन के हिसाब से लक्षण और बीमारी के जो असर है वह डिफरेंट देखी जाती है। तीसरा जो फैक्टर है कि जब व्यक्ति में यह बीमारी कौन से स्टेज पे डिटेक्ट की गई है, जल्दी से अगर पता लग गया तो जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाए तो घातक परिणामों से बचा जा सकता है। ज्यादातर पेशेंट्स में बुखार आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, मसल्स दर्द करना, जोड़ों में दर्द होना, यह चीजें पाई जाती है। और अगर उनको टाइम पर ठीक ना किया जाए तो व्यक्ति के शरीर में से काफी सारी जगह से या किसी भी जगह से खून निकलने के चांसेस रहते हैं। और इसकी वजह है कि ये जो वायरस है वो जो प्रक्रिया करता है शरीर में, तो जो हमारी जो रुधिर वाहिकाएं होती है उनकी जो दीवार है
वह डैमेज हो जाती है, उनमें से खून में से पानी निकलकर आसपास की सॉफ्ट टिश्यू में जमा होने लग जाता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और साथ ही में प्लेटलेट्स की संख्या भी कम होती है। उस वजह से काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स में से ब्लड निकल के बाहर आ सकता है। उस वजह से ही शरीर पर दाने वगैरह या लाल या पर्पल रंग के चमके से टिमके से दिखाई देते हैं, जो वहाँ की जो छोटी छोटी रुधिर वाहिका है वह डैमेज होने की वजह से छोटी छोटी जगह पर खून इकट्ठा हो जाता है। उसी के साथ अगर ये बड़े पैमाने पे होता है तो मुंह में से खून आना, नाक में से खून आना, लेटरिन में खून आना, आंतड़ों में खून आना, पेशाब में खून आना, ऐसी चीज़ें देखी गई है। तो डेंगू बीमारी जो है उसको हम 3 वर्गों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है डेंगू फीवर, दूसरा है डेंगू हेमरेजिक फीवर, तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू फीवर जो है उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर दर्द होना, बुखार आना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, मसल दर्द होना, ये चीज़ें देखी जाती है। जब व्यक्ति में किसी भी जगह से खून निकल आता है तो वो हो गया डेंगू हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक का मतलब होता है खून निकल आना, तो मुंह से खून निकलना, आंखों का जो ये व्हाइट रंग का जो हिस्सा है उसके नीचे भी खून निकल आता है। ये व्हाइट हिस्सा जो है वो जो आंखों का जो ऊपर की परत है जिसे बोलते हैं कंजक्टिवा, कंजक्टिवा के नीचे के हिस्सों में खून निकल आता है, यह भी देखा जाता है। मुंह से खून आना, नाक से खून आना, चमड़ी के नीचे के हिस्सों में से खून निकल आना, पेशाब में खून आना, लेटरिन में खून आना, आंतड़ों में खून आना, ये सब चीज़ें देखी जा सकती है। तो यह जो हो गया डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो तीसरा जो है स्टेज उसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम। बहुत ज़्यादा अगर रुधिर वाहिकाओं में से बहुत सारा पानी आसपास की सॉफ्ट टिश्यू में इकट्ठा हो जाए, बहुत सारे प्लेटलेट्स जो है वह कम हो जाए, शरीर में काफ़ी जगह से खून निकल आए, उस वजह से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाता है, किडनी फेल होने के चांसेस रहते हैं, पेशाब बंद हो जाता है, यह जो परिस्थिति है उसे कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। यह घातक परिस्थिति है, इसमें व्यक्ति की जान जा सकती है। तो शुरू का जो स्टेज है वो ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि यह इन्फेक्शन होता है, बुखार वगैरह आता है, सिर दर्द होता है, और अगर हम उसको सही टाइम पे अगर हम उसको ऑब्जर्वेशन रखें, उसको सही से उसकी जो बुखार की दवाई है या पानी की मात्रा उसमें अगर बनाए रखें और उसकी इम्यूनिटी स्टेटस अगर सही है तो वह बीमारी 4 से 7 दिनों में वह बीमारी ठीक हो जाती है। और अगर उसकी इम्यूनिटी स्टेटस कम है और उसकी जो वायरस का जोर ज़्यादा है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि डेंगू हेमरेजिक फीवर तक जा सकता है, यानी कि शरीर में कुछ जगह से खून निकल आता है। फिर जो उसमें भी अगर हम टाइम पर व्यक्ति को मैनेज नहीं करते, ट्रीटमेंट की जगह पे या तो कोई फॉल्ट हुआ है, या फिर व्यक्ति की उम्र ज़्यादा है, या फिर साथ में कुछ और बीमारी भी लग जाए, या फिर इम्यूनिटी कम है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है यह डेंगू शॉक सिंड्रोम का रूप ले लेता है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो यह 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं। तो इसमें ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें एक चीज़ है कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, दूसरी चीज़ है इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजीएम और आईजीजी की मात्रा देखी जाती है, और तीसरा जो है एंटीजन NS1 एंटीजन का रिपोर्ट होता है, जिसमें हम वायरस का जो एंटीजन है, जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन NS1 को हम लैब में डिटेक्ट करते हैं कि यह है कि नहीं। अगर वह पाया जाता है इसका मतलब व्यक्ति के खून में यह वायरस प्रेजेंट है, यानी कि वह डेंगू है। दूसरे जो एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडी क्या होता है कि जब वायरस शरीर में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट में हमारा शरीर कुछ एंटीबॉडीज बनाता है। अगर वायरस एंटर हुआ है तो उसके अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज बने हैं, तो उस एंटीबॉडीज को हम लैब में डिटेक्ट करते हैं। अगर ये एंटीबॉडीज अगर पाए जाते हैं उसका मतलब इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो इसमें 2 तरह के एंटीबॉडी है, आईजीएम और आईजीजी। आईजीएम एंटीबॉडी जो है वह इन्फेक्शन होने के 3 से 2-3 दिनों के दौरान शरीर में से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, ब्लड में से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो शुरुआती तौर का जो सैंपल लिया जाता है उसमें आईजीएम पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद जो है आईजीजी एंटीबॉडी जो है वह इन्फेक्शन होने के 14 दिन के बाद प्रेजेंट होता है। तो आईजीजी की प्रेजेंस जो होती है जब वो डिटेक्ट होता है तो इसका मतलब इन्फेक्शन पिछले 15 दिनों के दौरान था, यह निष्कर्ष निकाला जाता है। तो और आईजीजी जो है वो फिर लाइफ लॉन्ग बॉडी में प्रेजेंट रहता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो डेंगू की वायरस की जो 4 स्ट्रेन है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4, ये जो चारों जो स्ट्रेन है, तो अगर किसी व्यक्ति को डेंगू 1 से इन्फेक्शन हुआ है तो वह व्यक्ति जिंदगी भर के लिए डेंगू 1 वाली स्ट्रेन के लिए इम्यूनाइज हो जाता है, मतलब वापस उसको डेंगू 1 वाला वायरस इन्फेक्शन नहीं हो सकता, पर उसको डेंगू 2, डेंगू 3 या डेंगू 4 में से किसी का इन्फेक्शन वापस से हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी को एक बार डेंगू फीवर हुआ है तो लाइफ लॉन्ग नहीं होगा। अगर वो जिस स्ट्रेन से हुआ है उसी स्ट्रेन से वापस नहीं हो सकता, पर दूसरी स्ट्रेन से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो लैब इन्वेस्टिगेशन यानी कि रिपोर्ट के बारे में मैंने जो आपको बताया, सीबीसी रिपोर्ट, NS1 एंटीजन का रिपोर्ट, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने का रिपोर्ट, आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने का रिपोर्ट।
आईजीजी, आईजीएम और जो ये NS1 एंटीजन है वह जिस टेक्निक से डिटेक्ट किए जाते हैं उस टेक्निक का नाम है एलाइजा। अगर आपको इन रिपोर्ट्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी इस वीडियो में इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको इस चीज़ों के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इस पर जरूर से वीडियो बना देंगे। इसमें जो एक रिपोर्ट सीबीसी की बात करी, सीबीसी का पूरा नाम है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड के जो कंपोनेंट्स है उनको, उनकी मात्रा कितनी है वो देखी जाती है। ब्लड में जो ब्लड सेल्स हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स हैं, उनकी मात्रा देखी जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है वो उसमें देखा जाता है। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि डेंगू के पेशेंट्स होते हैं उनमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट्स जो है वह ऐसे घटक हैं जो हमारे शरीर में अगर उनकी संख्या घट जाती है तो शरीर ब्लीडिंग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए प्लेटलेट पे नजर रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ट्रीटमेंट के दौरान काफी सारे लोगों को प्लेटलेट्स दिए जाते हैं, तो उसका मुख्य कारण यह है। सीबीसी का जो रिपोर्ट है उसमें हम हिमेटोक्राइट्स करवाते हैं। हिमेटोक्राइट्स का मतलब होता है कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स है, जो सेल्स है ब्लड के अंदर, उनकी मात्रा कितनी है। तो डेंगू में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड में से जो प्रवाही होता है, जो पानी होता है, वह पानी ब्लड वेसल्स की जो रुधिर वाहिकाओं की जो दीवार है उनमें लीकेजेस बढ़ जाने की वजह से वह पानी ब्लड में से निकलकर आसपास की सॉफ्ट टिश्यू में जमा हो जाता है। इस वजह से जो हम ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें इनकी जो ब्लड सेल्स की यानी कि जो हिमेटोक्राइट जो इनका कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपको इन टर्मिनोलॉजीज में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है जो हर एक व्यक्ति को पता नहीं होता और ये आपके लिए समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर कोई बात नहीं। अगर आपको इनके बारे में और ज़्यादा जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इसके बारे में और आगे वीडियो बना देंगे। अभी के लिए वीडियो में हम अगर आगे बढ़े तो जिन व्यक्ति में अब डायग्नोज हो गया कि हाँ भाई चलो इस व्यक्ति में डेंगू है, तो उनकी अब मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो हमें समझना है। तो डेंगू के केसेस को डॉक्टर किस प्रकार से देखता है। अगर जब कोई पेशेंट पहली बार बुखार का, कोई व्यक्ति बुखार हुआ है ऐसा जुलाई और नवंबर के दौरान अगर डॉक्टर के पास आता है, तो जुलाई से नवंबर के महीनों के दौरान जो बुखार के केसेस आते हैं उनको एक बार डेंगू के लिए चेक करना जरूरी हो जाता है। तो वो इवेल्युएशन डॉक्टर क्या करता है कि कुछ हिस्ट्री पूछता है, कौन से एरिया से आए हो, आसपास में कोई डेंगू का केस है तो नहीं, और यह चीज न्यूज़पेपर के द्वारा भी डॉक्टर्स को पता रहती है। अगर कोई व्यक्ति जहाँ पे डेंगू के केसेस पिछले कुछ दिनों में पाए गए हैं वहां से कोई व्यक्ति बुखार की कंप्लेन करके अगर आता है तो उसका डेंगू है कि नहीं वह चेक करना अति आवश्यक हो जाता है। तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स है जो डॉक्टर को देखना जरूरी हो जाता है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं इन केसों को किस तरह से देखते हैं, जुलाई से नवंबर महीनों के दौरान, उस दौरान डेंगू फीवर देख पाए जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर उस पर्टिकुलर रीजन में, सिटी में या एरिया में ऑलरेडी डेंगू के केस हो रहे हैं, है ना, तो ऐसे केस में अगर कोई 2-3 दिन से बुखार आ रहा है, ऐसा पेशेंट आता है तो डॉक्टर उस पेशेंट को सस्पेक्टेड डेंगू केस करके उसको रजिस्टर करता है। और अगर वह व्यक्ति ऐसी जगह से आया जहाँ पे आसपास कोई कंफर्म केस है कि हाँ पर्टिकुलर इस एरिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में कुछ व्यक्ति को डेंगू हुआ था, उसको दवाई वगैरह चली थी, एडमिट हुआ था, तो उस केस में उसको प्रोबेबल डेंगू केस के तौर पे देखा जाता है। तीसरा जो है, अगर उसको रिपोर्ट करवाने के बाद अगर NS1 एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है, साथ में उसका जो क्लिनिकल जो लक्षण है वो उससे मैच होते हैं, तो ऐसे केसेस को कंफर्म डेंगू केस के तौर पे देखा जाता है। तो 3 चीजें हुई, एक होता है कि सस्पेक्टेड डेंगू केसेस, एक होता है प्रोबेबल डेंगू केसेस, और तीसरा जो है कि कंफर्म डेंगू केसेस। ये डॉक्टर के लिए है, डॉक्टर लोग अपनी सहूलियत के लिए व्यक्ति की क्लिनिकल कंडीशन, उसके एरिया में जो केसेस है कि नहीं उसके आधार पर, और साथ ही में जो पर्टिकुलर सिटी है उसमें कितने केसेस बढ़ रहे हैं उसके आधार पर, तो डॉक्टर उनको इन 3 कैटेगरी के हिसाब से डायग्नोस करते हैं। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसके मैनेजमेंट में कैसा है कि डेंगू की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का मतलब ऐसा है कि इसका कोई एंटीवायरल या कोई एंटीबायोटिक ऐसी नहीं है, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि चलो इसका ये इतने दिनों के लिए कोर्स दे दो तो यह व्यक्ति इस वायरस से मुक्त हो जाएगा, यह वायरस पूरी तरह से शरीर में से खत्म हो जाएगा और व्यक्ति ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वह की जाती है सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव। सिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि अगर बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई दे दो, ठीक है। अगर उसमें प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो प्लेटलेट्स देने की जरूरत है तो उसको प्लेटलेट्स दे दो। अगर कहीं से ब्लड वगैरह निकल रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में तो उसको ब्लड चढ़ा दो। तो इस प्रकार से पानी की मात्रा कम हो रही है तो फिर उसको पॉइंट्स वगैरह चढ़ा दो। इस प्रकार ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। दूसरा जो शब्द है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि
अगर उस व्यक्ति में हमें ब्लीडिंग है कि नहीं तो उसका सर्विलेंस करना होता है, उसका सुपरविजन करना होता है, तो उस वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और साथ ही में उसका ब्लड प्रेशर, उसका पल्स रेट, उसका जो टेम्परेचर है वह टाइम टू टाइम मेजर करना होता है। तो इस तरह का सपोर्ट हमें कायम बनाए रखना होता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है कोई स्पेसिफिक नहीं है, सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसकी की जाती है। ठीक है। डेंगू के पेशेंट्स में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो फीवर को अपन को सबसाइड करके रखना है, सबसाइड का मतलब हुआ फीवर जो है उसको कंट्रोल करके रखना है, जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। पानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेंगू फीवर की वजह से जो रुधिर वाहिकाएं हैं उनकी जो दीवार में से जो पानी निकल के आसपास की जो सॉफ्ट टिश्यू में जमा होता है, उस वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम है, जो रुधिर वाहिकाओं में जितना ब्लड होना चाहिए वो उतना अगर मेंटेन नहीं रहता तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। और शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है उनमें इतना ब्लड प्रेशर नहीं बनता कि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से उन अंगों में ब्लड पहुंच नहीं पाता, उसकी वजह से उन अंगों में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है। इसलिए डेंगू के पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि एक तो बुखार के लिए और एक पानी की मात्रा बनी रहनी चाहिए, इसलिए उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना होता है। तो बुखार के लिए जो जनरली बुखार के लिए जो दवाई है वह पैरासीटामोल देते रहना होता है। और साथ में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती होती है। और पानी के अलावा पानी के साथ अगर हम ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, अगर आपको ORS के बारे में और ज़्यादा जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ORS के बारे में वीडियो बना देंगे। ORS जो है वो जनरली नमक और चीनी का घोल होता है जो एक स्पेसिफिक मात्रा में बनाया गया होता है। तो ORS दिया जाना चाहिए, साथ में जूस वगैरह लो, इस तरह से लिक्विड जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाना चाहिए। तो ज़्यादातर पेशेंट को अच्छे से लिक्विड देने से, ORS देने से, नींबू पानी देने से, जूस वगैरह देने से और बाहर का खाना बंद करने से और साथ ही में पैरासीटामोल जो बुखार की दवाई है वह देने से पेशेंट 5 से 7 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। फिर भी अगर इनमें हमें जो डेंजरस साइंस है, ब्लीडिंग की हो गई या कहीं से भी खून निकलने की जो साइन है उसके बारे में, या फिर बुखार कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है ना, या फिर कोई व्यक्ति है जो पानी पी नहीं पा रहा है, ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को एडमिट करने की जरूरत हो जाती है। तो कौन से व्यक्ति को एडमिट करना है वह डॉक्टर काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसाइड करते हैं। पैरासीटामोल जो है उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पे कहीं आई बटन दिख रहा होगा, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। पैरासीटामोल का जो डोज है वह व्यक्ति की उम्र और उसके वजन के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है। जैसे कि बच्चे हैं तो उनमें 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से 6-6 घंटे के अंतर पे हम दे सकते हैं। अगर फिर भी किसी व्यक्ति में अगर बुखार कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है तो उन्हें कोल्ड स्पॉन्जिंग करना पड़ता है। कोल्ड स्पॉन्जिंग का मतलब होता है व्यक्ति के शरीर को हम गीले कपड़े से पोंछते हैं और इस प्रकार से उसके शरीर का तापमान कम करने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जो टेम्परेचर है उसको कम करने की कोशिश पैरासीटामोल और कोल्ड स्पॉन्जिंग के द्वारा की जाती है। साथ ही में पानी की मात्रा बनाए रखनी होती है। जो व्यक्ति मुंह से पानी या ORS या फिर खाना नहीं ले पाते हैं, ऐसे व्यक्ति में क्या होता है कि उनको एडमिट करने की जरूरत होती है। साथ ही में बुखार अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो भी उनको एडमिट करना होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है कि अगर व्यक्ति में खून आने के कोई साइन दिखते हैं, चमड़ी पे जो है वो ब्लड निकलने से छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं, वो शुरुआत में लाल रंग के होते हैं, फिर वो धीरे धीरे मरून रंग के हो जाते हैं। तो अगर वो दिखाई देते हैं, ये बड़े पैचेस भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको यहीं कहीं आपको स्क्रीन पे इसकी इमेजेस दिख रही है, उस प्रकार के अगर पैचेस दिखाई देते हैं तो ये एक डेंजर साइन हो गई। दूसरा जो है नाक से खून निकलना, मुंह से खून निकलना या लेटरिन काले आना। लेटरिन काले आने का मतलब ऐसा है कि आंतों में किसी हिस्से में ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है, तो वह खून लेटरिन के साथ मिक्स होता है और वो कुछ टाइम के बाद वो डार्क मरून और फिर ब्लैक रंग का हो जाता है और वो स्टूल का रंग जो काला रंग आता है, उस वजह से ये एक डेंजर साइन होती है जिसको हम सुपरवाइज करनी होती है कि अगर किसी की लेटरिन काली आ रही है तो फिर डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। आगे हमने जो लैब इन्वेस्टिगेशंस की बात करी, जो डायग्नोसिस के लिए जो हम रिपोर्ट्स करवाते हैं उनमें व्यक्ति में स्टूल का सैंपल भी लिया जाता है और स्टूल में कहीं खून तो नहीं है वो चीज़ देखी जाती है। अगर उसमें ब्लड डिटेक्ट होता है तो उस चीज़ को भी कंसिडर ट्रीटमेंट में किया जाता है। साथ ही में इन्वेस्टिगेशन में एक और पॉइंट रह गया था कि कुछ व्यक्ति में पेट की सोनोग्राफी करवाने की जरूरत रहती है। अगर पेट दर्द हो रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हमें ये सस्पेक्ट करते हैं कि पेट में, आंतों में या किसी और जगह पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, खून तो नहीं निकल रहा है। उसको डिटेक्ट करने के लिए पेट की सोनोग्राफी की जाती है। साथ ही में कुछ व्यक्ति में एक्सरे, छाती का एक्सरे करवाने की जरूरत रहती है। उसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है, जो रुधिर वाहिका है, उसमें से जो पानी निकल के बाहर आ रहा है, तो फेफड़ों के हिस्से की जो रुधिर वाहिका है उनमें से पानी बाहर निकल के आता है, तो वो फेफड़ों के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है और उस वजह से सांस लेने
में दिक्कत होती है, तो कुछ व्यक्ति में ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने की दिक्कत भी पाई जाती है। तो ऐसे व्यक्ति में छाती का एक्सरे और छाती की सोनोग्राफी करने की जरूरत भी होती है कि उसकी मात्रा अगर ज़्यादा है तो साथ में ट्रीटमेंट के तौर पे ऑक्सीजन का सपोर्ट भी दिया जाता है। अब आगे हम ट्रीटमेंट की ओर बात करें तो इसमें जिन व्यक्ति को एडमिट करते हैं उनको पैरासीटामोल जो दवाई है वो टैबलेट फॉर्म में भी दी जाती है, और ज़रूरत पड़ने पर उनको इंट्रावीनस या फिर इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल या नस में डायरेक्टली दी जा सकती है। इन व्यक्ति को जो जो पॉइंट्स चढ़ाए जाते हैं, जो बॉटल लगाए जाते हैं, उनमें सलाइन का बॉटल होता है, रिंगर लैक्टेट एक सॉल्यूशन आता है वह होता है, ग्लूकोज का बोतल होता है, जनरली D5 यूज किया जाता है। साथ ही में कुछ व्यक्ति में जो होता है कोलोइड्स दिए जाते हैं। कोलोइड्स जैसे कि डेक्स्ट्रान 40, यह कोलोइड्स का मतलब होता है यह जब व्यक्ति की नस में दिए जाते हैं तो ये जो कंपोनेंट है कोलोइड्स, वह जो रुधिर वाहिकाओं में से जो प्रवाही निकल के बाहर जा रहा है उसको रोकने में मदद करता है, और साथ ही में जो आसपास की सॉफ्ट टिश्यू में जो पानी इकट्ठा हो गया है उसको वापस से रुधिर वाहिकाओं में ले आता है। इससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। तो इस प्रकार से यह काम करता है। कुछ व्यक्ति को प्लेटलेट्स देने की भी जरूरत रहती है। प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल वैल्यू है वह जनरली 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो 1.25 लाख से ऊपर होनी चाहिए, पर डेंगू के केसेस में ऐसे मान लो कि 1 लाख से ऊपर तक है तब तक एडमिशन की कंडीशन नहीं बनती है। पर अगर 1 लाख से कम है तो वह एक व्यक्ति को एडमिट करने का क्राइटेरिया गिना जाता है। अगर व्यक्ति में बाकी सब कुछ ठीक है पर उसके प्लेटलेट्स अगर 1 लाख से कम हो गए तो उसको निगरानी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। प्लेटलेट्स की संख्या जैसे जैसे घटती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति में शरीर में काफ़ी जगहों से खून निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए प्लेटलेट्स पे निगरानी रखना जरूरी हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब व्यक्ति एडमिट होता है तो बार बार एक दिन या 2 दिन छोड़कर या फिर डेली प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स करवाई जाती है। साथ ही में बीमारी अब ठीक हो रही है कि नहीं वह भी प्लेटलेट से अंदाज लगाया जा सकता है कि समझ लो किसी पेशेंट के प्लेटलेट्स 30,000 तक चले गए थे, अब उसका धीरे धीरे रिपोर्ट करवाया तो 30 के बदले 60 हो गए, 1 लाख हो गया, तो हमें पता चलता है कि इस तरह से पेशेंट ठीक हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डिसीज प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि चलो बीमारी अब किस तरफ से ठीक हो रही है या ज़्यादा खराब हो रही है उसका पता लगाया जाता है। अब ट्रीटमेंट की ओर अगर हम बात करें तो कुछ पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि डॉक्टर ब्लड चढ़ाते हैं, कुछ पेशेंट्स में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है, कुछ पेशेंट्स में प्लेटलेट्स दिए जाते हैं। तो जिन व्यक्ति में प्लेटलेट्स कम हो गए, खून निकल रहा है या फिर खून आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको प्लेटलेट्स दिए जाते हैं। जिन व्यक्ति में रुधिर वाहिकाओं में से ब्लड में से पानी निकलकर सॉफ्ट टिश्यू में जमा हो गया है उनको कोलोइड्स के साथ साथ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है, ठीक है। और ब्लड जो है वो ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है जिनमें ब्लीडिंग हो रही है, शरीर में से ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको वापस से ठीक करने के लिए व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है। तो ये ब्लड के जो कंपोनेंट्स है, एक तो पूरा का पूरा ब्लड दिया जा सकता है जिसको ऑल ब्लड बोलते हैं, फिर उसमें कुछ जो ब्लड होता है उसको पीसीवी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। उसमें जो ब्लड के जो सेल्स होते हैं उसको कंसंट्रेट करके इकट्ठे किए हुए होते हैं, वो पेशेंट को दिए जाने की जरूरत होती है। कुछ पेशेंट्स को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है, कुछ पेशेंट्स को प्लेटलेट्स दिया जाता है। प्लेटलेट्स उन व्यक्ति को दिया जाता है जिनमें प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो रही है, प्लेटलेट्स की मात्रा घटती जा रही है और उनको जो ब्लीडिंग होने के चांसेस है वैसे पेशेंट्स को प्लेटलेट्स दिए जाते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा उन व्यक्ति को दिया जाता है जिनकी रुधिर वाहिकाओं में से काफी सारा जो फ्लूइड है वह निकलकर आसपास की सॉफ्ट टिश्यू में आ गया है, इस वजह से उनमें उस चीज को बैलेंस करने के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है। और जो तीसरा जो है पैक्ड सेल वॉल्यूम, वह उन व्यक्ति को दिया जाता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम और वॉल ब्लड ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिनमें ब्लीडिंग हो रही है और ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ऑल ब्लड या फिर पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम दिए जाते हैं। ये जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में मैंने आपसे बात करी। इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना देंगे। सब कुछ इसी वीडियो में कवर करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रीटमेंट में हमने जो मुख्य चीज़ें देखी वह पैरासीटामोल, फ्लूइड जो हम देते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल सलाइन है, WHO ORS जो मुंह से दिया जाता है, फिर D5 यानी ग्लूकोज का पॉइंट हो गया, फिर रिंगर लैक्टेट वह भी एक प्रकार का प्रवाही है जो नस के द्वारा दिया जाता है, तो इनको बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट यूज किया जाता है डेक्स्ट्रान 40, यह एक कॉलोइड टाइप का पॉइंट है जो व्यक्ति को नस के द्वारा दिया जाता है, और जो ब्लड कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया वह ट्रीटमेंट के दौरान दिए जाते हैं। इसी के साथ क्या होता है कि डॉक्टर्स एंटीबायोटिक भी देते हैं। एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं कि अभी व्यक्ति बीमार है तो उसकी इम्यूनिटी वैसे भी कम हो गई है, इसलिए दूसरे वायरस और दूसरे बैक्टीरिया से और इन्फेक्शन ना हो जाए उससे प्रोटेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। तो यह जो एंटीबायोटिक है व्यक्ति को, अब व्यक्ति एडमिट है तो उसको नस के द्वारा दिया जाता है। साथ ही में जब व्यक्ति एडमिट है तो उसके जो ब्लड प्रेशर, उसके जो पल्स रेट है और उसका जो टेम्परेचर है उस पर खास निगरानी रखी जाती है। साथ ही में शरीर में कहीं से खून नहीं निकल रहा है उसका सुपरविजन रखा जाता है। इसी के साथ व्यक्ति को हेल्दी खाना खिलाया जाता है। अब व्यक्ति को डिस्चार्ज कब किया जाता है उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब व्यक्ति में
व्यक्ति को अब बुखार आना बंद हो गया है, बुखार की दवाई हमने बंद करने के बाद अगर 24 घंटे तक बुखार नहीं आता है तो व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जा सकता है। साथ ही में प्लेटलेट काउंट जो है वो 50,000 से ज़्यादा है तो डिस्चार्ज किया जा सकता है। पर आपने देखा होगा कि जनरली डॉक्टर्स क्या प्रीफर करते हैं कि काउंट्स जब प्लेटलेट्स के 1 लाख के ऊपर जाता है तभी डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार क्या देखा गया है कि 50,000 पे डिस्चार्ज तो कर देते हैं पर उन पेशेंट्स में बाद में किसी वजह से केयर ना करने की वजह से या किसी भी वजह से उनमें वापस से ब्लड निकलने की चांसेस हो जाते हैं या किसी वजह से वो पेशेंट खराब होने की वजह से उनको वापस अस्पताल में लाया जाना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, सेफर साइड रख के 1 लाख के ऊपर जब काउंट्स जाते हैं प्लेटलेट के तभी उनको डिस्चार्ज करते हैं। साथ में डिस्चार्ज करने के और जो क्राइटेरिया उसमें है कि अगर कोई व्यक्ति शॉक सिंड्रोम में चला गया था, डेंगू शॉक सिंड्रोम में गया, वहां से अगर ठीक हो रहा है तो कम से कम 3 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें बुखार नहीं आ रहा है और व्यक्ति में कहीं पे खून नहीं निकल रहा है और व्यक्ति मुंह से खा पी सकता है, तब जाके उसको डिस्चार्ज करने का सोचा जा सकता है। डिस्चार्ज करने के बाद भी घर पे उसकी निगरानी रखनी होती है, कहीं से खून आए तो वापस अस्पताल जाना होता है और अगर व्यक्ति को वापस से बुखार आता है तब भी अस्पताल जाके डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है, अदरवाइज यह ठीक हो जाता है। तो अब आगे अगर हम इस वीडियो में कंक्लूजन की बात करें तो हमने देखा कि किस प्रकार से यह वायरस हमारे देश में पिछले कुछ 7 दशकों के दौरान किस प्रकार से फैल रहा है और किस तरह से गंभीर रूप ले रहा है और क्या समस्या बनी हुई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखा। फिर उसी के साथ हमने देखा कि किस वजह से होता है, कौन से वायरस से होता है, वायरस के टाइप कौन कौन से, वायरस कैसा बना हुआ होता है और यह वायरस किस वजह से फैलता है, जो फैलने वाले जो मुख्य घटक है मच्छर, उस मच्छर के बारे में हमने इस वीडियो में भी बात करी। उसके बाद जो व्यक्ति में जब ये बीमारी होती है तो उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं और उसमें यह जो बीमारी के 3 जो मुख्य रूप है, जो डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करी। उसमें कौन कौन से रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं, खास करके NS1 एंटीजन, IgG एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी और CBC का रिपोर्ट करवाया जाता है। साथ ही में स्टूल सैंपल का भी रिपोर्ट करवाया जाता है। सोनोग्राफी पेट की करवानी पड़ सकती है और साथ में एक्सरे की छाती का एक्सरे या सोनोग्राफी करवाने की जरूरत भी हो सकती है। इसके बाद हमने देखा कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो हमने इसमें खास तो पैरासीटामोल जो बुखार की दवाई है वो देने की जरूरत रहती है, साथ ही में पानी की मात्रा बनाए रखनी होती है, इसलिए ORS और कुछ जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए जिसमें रिंगर लेक्टेट यानी कि RL, D5 यानी कि ग्लूकोज के लिए और जो नॉर्मल सलाइन है वह दिया जाता है। साथ ही में कॉलोइड्स वगैरह देने की जरूरत पड़ सकती है जो डेक्स्ट्रॉन 40 होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ ब्लड के कंपोनेंट्स दिए जाते हैं जिसमें प्लेटलेट्स हो गया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया और PCV यानी कि पैक्सिल वॉल्यूम या फिर वॉल ब्लड, पूरा का पूरा ब्लड उनको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये बीमारी किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से फैलती है और किस प्रकार से ठीक की जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके दोस्तों और परिवार वालों को यह वीडियो शेयर जरूर करें, साथ ही में चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।